वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का बीके सिंह इंग्लिश क्लासेस के आज के इस बेहद ही खूबसूरत ट्यूटोरियल में। डियर स्टूडेंट्स, आज की ये क्लास स्पेशल क्लास होगी 12th क्लास इंग्लिश के चैप्टर नंबर 7 अ चाइल्ड इज बॉर्न पे आधारित है। आज की ये क्लास जिसे जर्मन ग्रीर, जो कि एक फेमस ऑस्ट्रेलियन राइटर हैं, उनके बारे में, इस चैप्टर के बारे में, इसके एक्सप्लेनेशन से संबंधित बहुत सारी इम्पोर्टेंट चीज़ें जो कि आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा मददगार साबित हो सकती हैं, इन्हीं सारी बातों पर आज की ये क्लास डेडिकेट की जाएगी। ए चाइल्ड इज बर्न यानी एक बच्चा पैदा होता है। मूल रूप से इस चैप्टर में पेरेंट्स और चाइल्ड के साथ जो रिलेशनशिप है और ईस्ट कंट्रीज और वेस्ट कंट्रीज, पूर्वी देश और पश्चिमी देशों की क्या मान्यताएं हैं बच्चों के पैदा होने से संबंधित, इन्हीं सारी बातों पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो आइए हम इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं। और इस चैप्टर को हमने 3 सेक्शंस में बांटा है। कंटेंट्स पे पहले हम गौर करेंगे। इस चैप्टर में सबसे पहले हम जानेंगे अपने इस चैप्टर के बारे में कि ये चैप्टर किस तरह का चैप्टर है और इसे कहाँ से लिया गया है, और भी बहुत सारी बातें। और फिर हम जानेंगे ऑथर्स के बारे में, लेखक के बारे में कि वो किस तरह के राइटर हैं, क्या क्या उनके अचीवमेंट हैं, वगैरह वगैरह। और उसके बाद हम इस चैप्टर की एक्सप्लेनेशन करेंगे। मैं लाइन बाय लाइन नहीं पढ़ाऊंगा बुक का, लेकिन ये जो एक्सप्लेनेशन है वो आपको लाइन बाय लाइन ही मदद करेगा इस चैप्टर को समझने में। और इसके बाद जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस वगैरह हैं वो इजीली आपसे बन जाएंगे। तो बहुत इम्पोर्टेंट, कम समय में ज़्यादा नॉलेज गेन करना हो तो इस वीडियो को हम देखेंगे। आइए हम कंटेंट नंबर 1 से जुड़ते हैं और फर्स्ट कंटेंट में हम देखने जा रहे हैं इस चैप्टर का इंट्रो। तो इस चैप्टर का नाम है अ चाइल्ड इज बर्न, जो कि एक एसे है। अ चाइल्ड इज बर्न इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द बुक सेक्स एंड डेस्टिनी द पॉलिटिक्स ऑफ ह्यूमन फर्टिलिटी। जर्मन ग्रीर की एक बुक आई, सेक्स एंड डेस्टिनी द पॉलिटिक्स ऑफ ह्यूमन फर्टिलिटी। उसी बुक का ये एक अंश है अ चाइल्ड इज बर्न, जो हमारे चैप्टर में हमको दिया जा रहा है। इसी बुक का एक अंश है। इट एक्सप्लोर्स द कल्चरल peculiarities of the East and West regarding childbirth and parents-child relationship। ये जो है उजागर करता है, यह स्पष्ट करता है, व्याख्या करता है ये ऐसे कि कौन सी सांस्कृतिक विशेषताएं हैं, चाहे हम पूर्वी देशों की बात करें या हम पश्चिमी देशों की बात करें, उनकी जो कुछ सांस्कृतिक विशेषताएं हैं चाइल्ड बर्थ्स को लेकर या पेरेंट्स और चाइल्ड के बीच के रिलेशनशिप को लेकर, इसी बात पे ये चैप्टर प्रकाश डालता है कि जो पूर्वी देश हैं जैसे कि भारत है, जो पश्चिमी देश हैं जैसे कि बहुत सारी यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, इनमें बच्चों के जन्म से संबंधित कौन कौन सी मान्यताएं हैं। आप तो जानते हैं कि भारत एक आध्यात्मिक देश रहा है। यहाँ जीवन में घटने वाली हर एक घटना को धर्म से जोड़ा जाता है, और बच्चे का जन्म लेना तो भारत में किसी उत्सव से कम नहीं है, किसी सेलिब्रेशन से कम नहीं होता। पर कभी कभी ये जो उत्सव है ये निराशा भी दिखाता है हमें, क्योंकि भारत एक पितृ प्रधान देश है, यहाँ पुरुष प्रधानता होती है। और जब महिला किसी पुरुष बेटे को, यानी बेटे को जब तक जन्म नहीं देती, तब तक वो मान सम्मान या फिर बहुत सारी चीज़ें जो उससे मिलनी चाहिए अपने परिवार में, वो शायद नहीं मिल पाती हैं। और बेटों के इंतज़ार में
लोग संतानोत्पत्ति करते रहते हैं, 3, 4, 5 बेटियां घर में जन्म ले लेती हैं, तब कहीं एक बेटा पैदा होता है, या कई मर्तबा तो लोग थक करके उसको छोड़ ही देते हैं। अब जो बेटियां होती हैं उनका पालन पोषण करना, उनकी शिक्षा दीक्षा, उनका शादी विवाह बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है इंडिया जैसे ओवर पॉपुलेटेड कंट्री में। तो आइए हम इन चैप्टर के इन सारी बातों पे डिस्कस करें। तो जैसा कि आप जान चुके हैं कि अ चाइल्ड इज बर्न एक ऐसे है जिसे सेक्स एंड डेस्टिनी द पॉलिटिक्स ऑफ ह्यूमन फर्टिलिटी से एडॉप्ट किया गया है। और इस चैप्टर में मेन बात है चाइल्ड बर्थ और पेरेंट्स चाइल्ड के बीच का जो रिलेशनशिप है, इसे जानने के बारे में कि ईस्ट के देश इसे किस रूप में देखते हैं और वेस्ट के देश इसे किस रूप में देखते हैं। सेकेंड यूनिट है हमारी ऑथर के बारे में जानने की। तो ऑथर्स के बारे में जानते हैं, लेखक के बारे में जानते हैं। लेखक हमारी जर्मन ग्रीर हैं, ये उनकी पिक है आप जो देख रहे हैं मुस्कुराती हुई, और ये आज भी जिंदा हैं। जर्मन ग्रीर का जन्म 29 जनवरी 1939 को ऑस्ट्रेलिया में हुआ। ये एक ऑस्ट्रेलियन राइटर हैं, इनका एजुकेशन भी ऑस्ट्रेलिया में ही हुआ, बट फिलहाल अभी ये इंग्लैंड में हैं और बहुत फेमस राइटर हैं वहाँ की। इनकी एज आज 82 साल है। इनके फादर का नाम था एरिक रिजेल्ड ग्रीक और मदर का नाम था मार्गरेट मे लेफ्रैंक। जर्मन ग्रीर इज एन ऑस्ट्रेलियन राइटर एंड पब्लिक इंटेलेक्चुअल। ये एक ऑस्ट्रेलियन राइटर हैं और आम लोगों के बीच जो बौद्धिकता फैलाने का काम जो होता है वो ये करती हैं। रिगार्डेड एज वन ऑफ द मेजर वॉइसेज ऑफ द रेडिकल फेमिनिस्ट मूवमेंट इन द लेटर हाफ ऑफ द 20th सेंचुरी। 20वीं शताब्दी में आधे के बाद जो फेमिनिस्ट मूवमेंट हुए, जो नारीवादी आंदोलन हुए, उनके रेडिकल उनके मौलिक अधिकारों को लेकर, औरतों के मौलिक अधिकारों को लेकर आवाज़ उठाने वालों में से एक माना जाता है जर्मन ग्रीर को। जर्मन ग्रीर ने नारीवादी आंदोलन किए, नारियों के जो अधिकार होते हैं, उनके जो मूल अधिकार होते हैं, उस पे इन्होंने चर्चाएं की। और सच में अगर देखा जाए तो नारी जो है वो समाज का एक ऐसा हिस्सा है जिसके परिप्रेक्ष्य में, जिसकी अनुपस्थिति में हम समाज की कल्पना भी नहीं कर सकते। और ये कभी माँ के रूप में, कभी बहन के रूप में, कभी पत्नी के रूप में, इसके हजारों रूप हैं और हर रूप में आकर ये पुरुषों को बल देती हैं, उन्हें सहारा देती हैं, उन्हें हिम्मत देती हैं। जर्मन ग्रीर की कुछ खास किताबें हैं, जैसे एक उनकी किताब आई द फीमेल एउंच, जिसका प्रकाशन 1970 में हुआ, 1970 में। उनकी एक और किताब आई सेक्स एंड डेस्टिनी द पॉलिटिक्स ऑफ ह्यूमन फर्टिलिटी। ये बुक 1984 में पब्लिश हुई थी उनकी, और इसी बुक से आपका ये चैप्टर अ चाइल्ड इज बर्न एडॉप्ट किया गया है। और एक और बुक उनकी आई द चेंज, जिसका नाम था, और ये भी वुमन के ऊपर ही जो मोनोपोली होती रहती है समाज में, जो लोग उनके साथ बदसलूकी करते हैं, उस पे आधारित ये किताब थी द चेंज। तो ये कुछ नोटेबल वर्क्स थे उनके, कुछ फेमस कार्यों का नाम था उनका। अब हम अपने तीसरे यूनिट पे आते हैं, एक्सप्लेनेशन पे। अब हम चैप्टर को एक्सप्लेन करेंगे और बहुत ही सावधानी के साथ आपको इसे पढ़ना है ताकि आप पूरा अपडेटेड हो जाएं इस चैप्टर से। तो शुरू करते हैं। है अ चाइल्ड इज बर्न इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द बुक सेक्स एंड डेस्टिनी द पॉलिटिक्स ऑफ ह्यूमन फर्टिलिटी। आप जान चुके हैं कि जर्मन ग्रीर की एक फेमस बुक है सेक्स एंड डेस्टिनी द पॉलिटिक्स ऑफ ह्यूमन फर्टिलिटी। इसी बुक से अ चाइल्ड इज बर्न चैप्टर को लिया गया है। ये उसका एक उदाहरण है, एक छोटा सा भाग है। दिस बुक हैज़ बीन रिटन बाई अ फेमस फेमिनिस्ट राइटर ऑफ ऑस्ट्रेलिया जर्मन ग्रीर। और ये जो बुक है सेक्स एंड डेस्टिनी द पॉलिटिक्स ऑफ ह्यूमन फर्टिलिटी, इस बुक को लिखा था फेमस
फेमिनिस्ट राइटर, एक प्रसिद्ध नारीवादी लेखिका, ऑस्ट्रेलिया की लेखिका हैं ये, जर्मन ग्रीर। इन दिस एसे, इस एसे में सी हैज़ थोरोली एग्जामिनेड, वो पूर्ण रूप से, थोरोली पूर्ण रूप से, एग्जामिनेड उन्होंने जांच पड़ताल किया है, द कल्चरल, जो सांस्कृतिक पेक्युलरिटीज, विशेषताएं जो हैं, ऑफ द ईस्ट, पूर्वी देशों की, एंड द वेस्ट, और पश्चिमी देशों की, रिगार्डिंग चाइल्ड बर्थ, बच्चे के जन्म से संबंधित, एंड पेरेंट्स चाइल्ड रिलेशनशिप, और माता पिता और बच्चों के बीच में कैसा रिश्ता होता है, इसको लेकर के उन्होंने पूरी तरह से जांच पड़ताल की है। संस्कृति को जानने की कोशिश की है उन्होंने कि ईस्ट और वेस्ट के देश किस रूप में इसे एडॉप्ट करते हैं, किस रूप में उसे ये देखते हैं, माता पिता और बच्चों के बीच के रिश्ते को वो किस रूप में देखते हैं और हम किस रूप में देखते हैं। ईस्ट के देश और वेस्ट के देशों के बीच की चर्चा उन्होंने की है, पूरी जांच पड़ताल इन्होंने की है। एन एक्सपेक्टिंग वुमन, एक जो अपेक्षित महिला होती है, जो बच्चे को जन्म देने वाली होती है, गर्भवती जो महिला होती है, हैज़ टू गो टू हर मदर्स हाउस, उसे अपने माँ के घर जाना होता है, टू गेट डिलीवर्ड ऑफ हर चाइल्ड, अपने बच्चे को जन्म देने के लिए। बच्चे को जन्म देना ये इस दुनिया का सबसे महान और सबसे अद्भुत, सबसे रिमार्केबल, सबसे असाधारण और टफ काम है। मैं आपको बताऊं कि दर्द को मापने का एक मात्रक है जिसे कहते हैं डेसिमल। साइंस कहता है कि इंसान 8, 9 और 10 डेसिमल तक ही दर्द बर्दाश्त कर सकता है। 10 डेसिमल अगर दर्द हुआ तो वो मर जाएगा। दर्द को मापने का पैमाना है डेसिमल, यानी 10 डेसिमल तक का पेन इंसान बर्दाश्त नहीं कर पाता है, दर्द के मारे उसकी मृत्यु हो जाती है। लेकिन जब एक माँ अपने बच्चे को जन्म दे रही होती है तो उसे 16 डेसिमल दर्द होता है और फिर भी वो बच्चे को जन्म देती है और बच जाती है। उतना दर्द इस दुनिया में कोई सह नहीं सकता जितना माँ अपने बच्चे को जन्म देने के लिए सहती है। इसलिए माँ की इज्जत बहुत ज़रूरी है। इस धरती पर ईश्वर कहीं नहीं है, अगर कहीं ईश्वर है तो वो माँ में समाया हुआ है। माँ का सम्मान जरूरी है, माँ से प्रेम जरूरी है, क्योंकि दुनिया आपसे प्रेम करती है आपको देखने के बाद, आपके पैसों से, आपकी आवाज़ से, आपके चेहरे से, आपके चाल चलन से, आपके स्वभाव से, आपकी विद्वता से, यानी वो सारी चीज़ें जो दिखती हैं उससे। और माँ प्रेम करती है जब वो आपको देखी भी नहीं होती है, सुनी भी नहीं होती है, जब आप उसके पेट में होते हैं, गर्भ में होते हैं, तब से वो आपसे प्रेम करना शुरू करती है, आपको बिना देखे। तो उसका प्रेम इस दुनिया का सबसे सच्चा प्रेम है, या यूँ कहिए तो प्यार का दूसरा नाम होती है माँ। तो रिस्पेक्ट करना ज़रूरी है। आइए आगे बढ़ते हैं। सी हैज़ टू स्टे, उसे ठहरना होता है, देयर, वहाँ, यानी अपने माँ पिता के यहाँ, अपने मायके चली जाती है औरत वो, और उसे वहाँ रुकना होता है फॉर एटलीस्ट 3 मंथ्स, कम से कम 3 महीने, क्योंकि वहाँ उसे ज़्यादा प्रेम मिलता है, ज़्यादा फ्रीडम मिलती है, ज़्यादा ध्यान रखा जाता है उसका। देयर, वहाँ, सी गेट्स, उसे मिलता है अ लॉट ऑफ लव, बहुत सारा प्यार, एंड केयर, और ध्यान, इसलिए उसे वहाँ भेज दिया जाता है। ऑल द टाइम, सारा समय, सी लुक्ड आफ्टर, उसकी देखभाल की जाती है। द होल मैटर ऑफ प्रेगनेंसी, यानी बच्चे के जन्म से संबंधित जितने भी तथ्य, जितनी भी बातें होती हैं, इज़ वन ऑफ द सेलिब्रेशन, वो उत्सवों में से एक होती हैं। यानी बच्चे के जन्म से संबंधित किया जाने वाला हर एक काम उत्सव होता है, जॉय होता है। व्हेन द बेबी इज़ बर्न, और जब बच्चा पैदा होता है, इट इज़ एन ओकेजन ऑफ जॉय, तो ये खुशी का मौका होता है फॉर द फैमिली
पूरे परिवार के लिए। When the child is 7 days old, और जब बच्चा 7 दिनों का हो जाता है तो अ न्यू ड्रेस इज ब्रॉट, नया कपड़ा लाया जाता है, बोथ फॉर द चाइल्ड एंड हिज मदर, उस बच्चे के लिए भी और उसके माँ के लिए भी नए कपड़े लाए जाते हैं। एक धारणा बनी हुई है कि बच्चे के जन्म से पहले उसके लिए खिलौने खरीदना, उसके लिए कपड़े खरीदना, ये अपशगुन माना जाता है, बैड लक माना जाता है। इसलिए जो ट्रेडिशनल सोसाइटीज़ हैं, उन ट्रेडिशनल सोसाइटीज़ में न्यू क्लॉथ्स एंड टॉयज अक्वायर करना बिफोर द बर्थ ऑफ बेबी इज़ कंसिडर्ड एज अ बैड लक, वो बुरे किस्मत के रूप में, अपशगुन के रूप में देखा जाता है। जन्म के 7वें दिन ही बच्चों को नया कपड़ा मिलता है या उसके लिए कोई चीज़ें आप खरीद सकते हैं। द नेमिंग सेरेमनी, 7वें दिन नामकरण संस्कार किया जाता है जिसमें उस बच्चे का नाम रखा जाता है, वॉज लवली, वो बहुत सुंदर होता है। द वुमन एंड द गर्ल्स गैदर एंड सिंग अ सॉन्ग, औरतें और जो लड़कियां होती हैं इकट्ठी होती हैं और वो गीत गाती हैं। इस गीत को रूप थोका के नाम से जाना जाता है। एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगा, रूप थोका इज़ अ काइंड ऑफ फेयरी टेल्स, परियों की कहानी जैसी है ये, इसे सुनाया जाता है, गाया जाता है जब बच्चे के नेमिंग सेरेमनीज वगैरह जो होते हैं तब। दिस प्रैक्टिस इंक्रीजेज द सेंस ऑफ सिक्योरिटी ऑफ एन एक्सपेक्टेंट मदर एंड रिमूव्स ऑल द वरीज एसोसिएटेड विद चाइल्ड बर्थ। ये जो काम है, जो देख रेख, ये सारी जो चीज़ें हैं वो बढ़ा देती हैं सुरक्षा के समझ को। जो एक्सपेक्टेंट मदर होती है, जो बच्चे को जन्म दे रही होती है, जो अपेक्षित माँ होती है जिससे घर के लोग अपेक्षा करते हैं, उसका ध्यान रखना है। ये इसलिए इतने सारे रीति रिवाज बनाए गए हैं और ये रिमूव कर देते हैं जितनी भी वरीज, जितनी भी चिंताएं होती हैं चाइल्ड बर्थ से संबंधित, उन सभी चीज़ों को। दीज वेज आर कलेक्टिवली एंड कल्चरली एक्सेप्टेड वंस, और ये जो तौर तरीके हैं, जो रीति रिवाज हैं, इनको सामूहिक रूप से और सांस्कृतिक रूप से एक्सेप्ट किया जाता है, स्वीकार किया जाता है। नो डाउट, इसमें कोई संदेह नहीं है कि मॉडर्न मेथड्स, आधुनिक जो तौर तरीके हैं, साइंस का ज़माना है ये, इसने रिड्यूस कर दिया है, कम कर दिया है द मोडेलिटी ऑफ मदर्स ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ। मोडेलिटी को, तौर तरीके को, माँ बच्चे को जन्म दे रही होती है तो बहुत सारे तौर तरीके होते हैं, उस चीज़ को कम कर दिया है इस आधुनिक दुनिया ने बच्चे के जन्म के दौरान। दे हैव डिप्राइव्ड देम, उन्होंने, यानी ये जो मॉडर्न तौर तरीके हैं, उन्होंने वंचित कर दिया है उन महिलाओं को ऑफ द इम्पोर्टेंट एक्सपीरियंस ऑफ चाइल्ड बर्थ। बच्चे के जन्म का जो अनुभव होता है, जो महत्वपूर्ण अनुभव होता है, जो एहसास होता है, जो रियलाइजेशन होता है, उससे वंचित कर दिया गया है पूरे परिवार को। द होल प्रोसेस हैज़ बिकम मैकेनिकल, पूरा का पूरा जो प्रोसेस है बच्चे के जन्म के समय का, वो मशीनीकरण कर दिया गया है, उसका मशीनों से होता है। चाइल्ड बर्थ नो लॉन्गर रिमेन्स अ फैमिली अफेयर, और बच्चे का जन्म लंबे समय तक परिवार से जुड़ता नहीं है, खुशी का मौका नहीं बन पाता। एन ऑब्जेक्ट ऑफ नेबरहुड सेलिब्रेशन, और ना ही ये बन पाता है नेबरहुड, यानी हमारे जो पड़ोसी लोग हैं वो भी इसमें शरीक होते हैं, वो भी इंजॉय करते हैं। अब ये नहीं रह गई, जैसे जैसे हम आधुनिक होते जा रहे हैं वैसे वैसे कुछ चीज़ें हमसे छूटती जा रही हैं। तो ये इसमें मैंने कोशिश किया। इसमें दो चीज़ें और आती हैं कि हमारे यहाँ बांग्लादेश में जो बंगाली वुमन होती हैं उनको सिलहेटी वुमेंस कहा जाता है, सिलहेटी वुमेंस। और बांग्लादेश में बच्चे का जब जन्म होता है तो जब तक वो 5 साल का नहीं हो जाता, परिवार का हर एक सदस्य उसका देखरेख करता है, उसको संभालता है, माँ की केयर की जाती है, बच्चे का केयर किया जाता है। फिर इसमें एक चर्चा है बंटू वुमन का।
जो साउथ अफ्रीकन कल्चर को दिखाता है कि साउथ अफ्रीका में अगर कोई औरत बच्चे को जन्म देने वाली होती है तो उसे बंटू वुमन कहते हैं, और बताया जाता है कि किस तरीके से वो आधुनिकता की वजह से इन सभी सुखों से वंचित रह जाते हैं। तो इस चैप्टर में यही सारी बातों का वर्णन था। मैं आपको कल की क्लास में इस चैप्टर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कराऊंगा, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से पहले इस चैप्टर के इम्पोर्टेंट फैक्ट्स आपको बताऊंगा, और उन्हीं फैक्ट्स के आधार पर हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हल करेंगे। तो नेक्स्ट क्लास भी बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। 3 मई से हम सभी ऑनलाइन क्लास के माध्यम से जुड़ने वाले हैं। हम सभी 3 मई से टीचमिंट ऐप के द्वारा ऑनलाइन क्लास से जुड़ेंगे। इस ऑनलाइन क्लास से जुड़ने के लिए डिटेल्स की एक वीडियो मैंने अपलोड कर दी हैं, जिसे आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं और ऑनलाइन क्लास के जरिए अपनी क्लासेस कंटिन्यू कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।